हेलो स्टूडेंट, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके डाउट्स रह चुके थे। तो बारी बारी से हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे और इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 101 से शुरू हो रहा है। तो ये है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसे हम लोग एलईडी के नाम से जानते हैं, वो किसका बना होता है? क्या वो बना होता है सिलिकॉन का? क्या वो बना होता है जर्मेनियम का? क्या वो गैलियम नाइट्राइड का बना होता है? क्या वो टंगस्टन का बना होता है? तो हम लोग देखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये तो सेमीकंडक्टर के अंतर्गत ही आते हैं और सिलिकॉन का यूज करके हम लोग कंप्यूटर्स वगैरह बनाते हैं, इसलिए जहाँ पे कंप्यूटर बनते हैं उस जगह को हम लोग सिलिकॉन वैली के भी नाम से जानते हैं। अब है गैलियम नाइट्राइड। तो गैलियम नाइट्राइड भी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और इसी का यूज करके हम लोग एलईडी बल्ब को बनाते हैं। तो एलईडी बल्ब बनाने के लिए उसमें न तो सिलिकॉन है न जर्मेनियम है, उसमें क्या है, गैलियम नाइट्राइड का यूज करते हैं। और एलईडी बल्ब का जो लाइफ टाइम है वो काफी ज्यादा होता है, ये लगभग 50,000 से 1 लाख घंटे के आसपास इसकी लाइफ होती है। और टंगस्टन का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट बनाने में, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है 3480 डिग्री सेल्सियस, इसलिए टंगस्टन का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर सी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा वो है हम लोगों का कि कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ कारक दिए गए हैं, असर्टन और रीजन दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी लैंप जो है वो सीएफएल की तुलना में लंबे समय तक सेवा जीवन प्रदान करता है। तो काफी अच्छा प्रश्न है ये कि सेम चीज कि एलईडी लैंप जो है ये लॉन्गर सर्विस दे रहा है किसके कंपेयर्ड में? सीएफएल के कंपैरिजन में। तो सीएफएल और अगर एलईडी को कंपैरिजन करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा कि एलईडी का जो लाइफ स्पैम है वो कितना है, लगभग 50,000 से 1 लाख घंटे है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें सीएफएल का तो लगभग 25,000 घंटे के आसपास है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। अब जो एलईडी है वो ज्यादा दिन तक सर्विस दे रहा है सीएफएल के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है? तो जो एलईडी लैंप होते हैं इनकी ऊर्जा कुशल अधिक होती है, एनर्जी एफिशिएंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा दिनों तक चलते हैं। तो अब ये क्या है कि इसमें असर्टन भी सही है और रीजन भी सही है। और जो असर्टन है वो यानी जो रीजन है वो असर्टन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या भी करता है, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर एक्सप्लेन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? जब अल्ट्रा हाई स्पीड सर्किट की बात करते हैं तो इसमें किस तरह के डायोड का यूज करते हैं हम लोग? तो इसमें हम लोगों को दिया गया है दो चार डायोड के बारे में लिखा गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है और जो इसमें यूज किया जाता है वो है जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड का हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग में। और ये जो है इसका हम लोग यूज करते हैं रेडियो सिग्नल्स के लिए हम लोग इस सर्किट का। अब ये सर्किट अल्ट्रा हाई स्पीड सर्किट का मतलब क्या है कि जिसमें वोल्टेज बहुत मिनिमम अमाउंट में भी पास हो सके। तो इसका आंसर याद रखेंगे हम लोग शॉर्ट की। फिर है रमन इफेक्ट इज ड्यू टू। रमन इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फेनोमेना है? क्या इन इलास्टिक कोलेजन फोटोन विद इलेक्ट्रॉन? क्या इन इलास्टिक कोलेजन होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन का? या इलास्टिक कोलेजन होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन का? या इन इलास्टिक कोलेजन होता है फोटोन और मॉलिक्यूल्स का? या इलास्टिक कोलेजन होता है फोटोन विद मॉलिक्यूल्स? तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है रमन इफेक्ट के लिए? तो पहले तो ये जानना होगा कि रमन इफेक्ट जो है, रमन इफेक्ट के बारे में बातें की गई कब? 1928 को किया गया, 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन सर ने रमन इफेक्ट के बारे में बताया। तो ये जब बताया गया तो इसी दिन में 28 फरवरी के ही उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं क्या? साइंस डे के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये जो है लाइट के स्कैटरिंग थ्योरी को, प्रकीर्णन के थ्योरी को डिफाइन करते हैं। स्कैटरिंग, लाइट के स्कैटरिंग थ्योरी को ये डिफाइन करता है रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो फोटोन का जो इन इलास्टिक कोलेजन है मॉलिक्यूल्स के साथ,
इनएलास्टिक कोलेजन फोटोन का किसके साथ है? मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इसी फेनोमेना के चलते स्कैटरिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। आज जब हम लोग बात करते हैं इलास्टिक कोलेजन जो होता है मॉलिक्यूल्स के साथ, वो साउंड वेव के साथ होता है। तो इसलिए सही आंसर क्या है? सी नंबर की इनएलास्टिक कोलेजन ऑफ फोटोन विद द मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर नहीं होते। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 105 देख रहे हैं। तो 105 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट, और रीजन कर रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट। इसमें जो स्पेक्ट्रम की बात की गई है, तो स्पेक्ट्रम तो हम लोग देखते हैं ये वाला है VIBGYOR, यही तो स्पेक्ट्रम है हमारे पास। तो इसमें जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, तो नीचे आने पर जो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ जो है नीचे आने पर डिक्रीज होता है, और नीचे आने पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है, और नीचे आने पर एनर्जी, ऊर्जा क्या होता है? ये भी बढ़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, इसमें नीचे आने पर वेवलेंथ घट रहा है। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो रहा है? नीचे आने पर घट रहा है, और ऊपर जाने पर वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, और नीचे आने पर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इससे हम लोग के सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। कहा जा रहा है हम लोग किसी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, यहां से इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक, रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट। तो अब देखिए एनर्जी के मामले में नीचे आने पर बढ़ रहा है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। The wavelength of red light is more than that of green light. ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, नीचे आने पर घट रहा है। तो यहां पे हम लोगों से बोला जा रहा है कि ना वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर, रेड लाइट सबसे अधिक है, तो अब किसी से भी कंपैरिजन करेगा तो ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ कि असर्टन गलत हुआ और रीजन सही हुआ। तो इस तरह के जो आंसर होंगे वो हम लोग के सही हो जाएंगे कि असर्टन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस तरह से आंसर क्या हुआ हम लोगों का? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के तरफ कि क्या आंसर होगा हम लोगों का। 106 नंबर क्वेश्चन, मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया कैन बी रिस्पेक्टिवली करेक्ट। मायोपिया और प्रेस बायोपिया के इलाज के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो मायोपिया को ही हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो ये दोनों, अब निकट दृष्टि दोष में क्या है कि निकट का क्लियर दिखाई देता है, दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या है कि दूर का क्लियर दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। तो इसमें आईबॉल का साइज छोटा हो जाता है और इसमें आईबॉल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में मायोपिया में जो इमेज बनता है वो इमेज जो है रेटिना से पहले बनता है, और दूर दृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनता है। और मायोपिया के इलाज के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से 106 के लिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 106 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 को देखेंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। द स्काई अपीयर ब्लू, द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, ये बात सही है क्या? तो इसी स्कैटरिंग को तो हम लोग कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया, इसी को हम लोग रमन इफेक्ट के नाम से जान रहे थे, जिसके लिए सीवी रमन सर को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सीवी रमन सर को। तो ये जानते पूरे एशिया महादेश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, साइंस का नोबेल प्राइज। पूरे एशिया महादेश का साइंस का पहला नोबेल प्राइज मिला किनको? फिजिक्स का सीवी रमन सर को मिला, पूरे एशिया कंटिनेंट में। अभी तक भारत में कुल 9 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। पहला नोबेल प्राइज जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है, और लास्ट 2019 में मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। स्टेटमेंट सेकंड है कि द मेन कॉज ऑफ 7 कलर ऑफ रेनबो इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग के कारण नहीं बल्कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर है एट द टाइम ऑफ सनराइज द सन अपीयर रेड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बिल्कुल ये बात सही है, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है और बाकी 2 क्या है? गलत है। तो इस तरह का ऑप्शन हम लोगों को कहां मिल रहा है? 1 और 3 सही है, तो ये हम लोगों को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। तो बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 को देखने जा रहे हैं
कि कौन सा आंसर सही होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रेड अब द डेंजर सिग्नल इज मेड ऑफ रेड कलर। जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो लाल रंग से बने होते हैं। ये बात सही है। रेड कलर इज स्कैटर्ड एट लीस्ट, मतलब खतरे के सिग्नल लाल रंग के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम होती है और लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइट की स्कैटरिंग है, तो स्कैटरिंग का इनवर्स रिलेशन किसके साथ है? वेवलेंथ के साथ है। और इसीलिए लाल रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होता है और लंबी दूरी तक दिखाई देगा, इसलिए हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं खतरे के सिग्नल के लिए। तो अब इसमें क्या है कि ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसको डिफाइन भी कर रहा है कि क्यों हम लोग लाल रंग का यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या हम लोग कह सकते हैं कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है सही सही। तो ये ऑप्शन नंबर ए पर है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 109 नंबर हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन अ सॉफ्ट फिल्म ऑन द वाटर सीन इन द डे टाइम इट सो ब्यूटीफुल कलर, दिस फेनोमेना इज ड्यू टू। यानी जो हम लोग दिन के समय में देखते हैं कि साबुन के बुलबुले पर या उसके लेयर पर लाइट पड़ता है तो एक ब्यूटीफुल कलर का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब लाइट वेव आपस में टकराते हैं तो ये फेनोमेना हम लोगों को देखने को मिलती है, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट वेव का आपस में टकराना ही क्या है? इंटरफेरेंस है। तो ये आंसर हुआ इसका। पोलराइजेशन ऑफ लाइट की लाइट के सभी जितने रेडिएशन से सबको एक पॉइंट पे लाना, जैसे पोलराइज्ड ग्लास इसी थ्योरी पे काम करता है। या जो फोर व्हीलर्स के वाइंड स्क्रीन होते हैं, खिड़की मतलब जो फोर व्हीलर में दरवाजे होते हैं उस पे जो लगा रहता है ग्लास, वो भी देखते हैं कि डार्क कलर का रहता है, उसको भी पोलराइज्ड किया जाता है। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट इसी थ्योरी पे हम लोग का काम करता है। क्या? 3D मूवी देखने वाला ग्लास जो चश्मा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसमें कि हम लोग को रिफ्रैक्शन के कारण स्टार टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, पानी में डूबा हुआ छड़ी पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, सन राइज से पहले सूर्य दिखाई देता है, सनसेट के बाद तक दिखाई देता है, सबके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसमें लाइट वेव मुड़ता है, तो लाइट वेव के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो ये मूव होते नहीं, बहुत कम मूव होते हैं, लेकिन फिर भी जो छाया बनता है, शैडो बनता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द लाइट passes through a prism, it split into the components color, this phenomena is called। जब लाइट पास होता है प्रिज्म से, व्हाइट लाइट को जब हम लोग पास कराते हैं प्रिज्म से, तो ये 7 कंपोनेंट्स में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो इस फेनोमेना के लिए क्या वर्ड है? तो इसी फेनोमेना को तो बोलते हैं डिस्पर्सन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी में रहता है हम लोग का ऐसे VIBGYOR। रेड कलर सबसे टॉप पर और वायलेट कलर सबसे नीचे। तो इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, तो ये विचलित भी बहुत कम होता है, डेविएट बहुत कम होता है, और ये डेविएशन सबसे ज्यादा इसी में होता है। स्कैटरिंग सबसे ज्यादा इसी का होता है, स्कैटरिंग सबसे कम इसी का होता है। एनर्जी सबसे ज्यादा वायलेट के पास होता है, रेड के पास एनर्जी सबसे कम होता है। फिर एक सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? वही क्वेश्चन है हम लोगों से, VIBGYOR। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को बताना है कि इसमें सबसे कम वेवलेंथ किसका है। तो हम लोगों ने बनाया स्पेक्ट्रम VIBGYOR। तो इसमें सबसे कम किसका है? तो सबसे कम किसका है? वायलेट का है। और सबसे ज्यादा किसका है? रेड का है। अब देखो यहां पे हम लोगों से दिया गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का है। तो यहां पे हम लोगों से सबसे कम किसका है, तो नीचे से हम लोग देखते जाएंगे, वायलेट है यहां पर। अब देखिए वायलेट है तो मिल ही गया कि सबसे छोटा वेवलेंथ किस रंग के लाइट का है। तो सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? वायलेट का है। और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे भी जब प्रश्न आएंगे तो उसके लिए तैयार रहना है कि जो बैगनी रंग है उसका वेवलेंथ सबसे कम है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और उसके पास एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा पूछता है कि इसके पास एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? यह हम लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 112 में कि उत्तल लेंस के सामने जब हम लोग रखते हैं वस्तु को इनफाइनाइट जगह पर तो कैसे इसके इमेज बनते हैं। ठीक है, तो इमेज इसके जो बनते हैं
वो हम लोगों को बताना है ये रियल बनते हैं या इन्वर्टेड बनते हैं या वर्चुअल बनते हैं या अपराइट बनते हैं। तो ये हम लोगों को बताना है कि कैसे बनेंगे इमेजेस इस कंडीशन में। तो वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो रियल बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं और वेरी स्मॉल बनते हैं। मतलब रियल भी बनते हैं, इन्वर्टेड भी बनते हैं और वेरी स्मॉल बनते हैं, बहुत छोटा बनते हैं। तो बहुत छोटा तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन रियल और इन्वर्टेड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन का। 113 हम लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटना पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमेना। अब बताना है इसमें कि कौन से ऑप्टिकल इल्यूजन के एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल इल्यूजन की मतलब ऐसी कोई फेनोमेना होती नहीं है, वो बस हम लोग की आंखों का भ्रम होता है, तो वो हम लोगों को बताना है। तो अब इसमें है कि गोधूली बेला में सूर्य का आकार, अब सुबह सुबह सूर्य को देखते हैं तो उनका आकार बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अब बड़ा दिखाई देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट का फेनोमेना रिफ्रैक्शन, तो इसलिए ये क्या है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। हालांकि ऐसा नहीं है, बड़ा दिखाई देता है तो वैसे इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूजन है। कलर ऑफ सन ऑफ डॉन, भोर के सूरज का रंग, सुबह में रंग भी सूर्य का जो लाल दिखाई देता है वो रिफ्रैक्शन के कारण, तो ये भी हो गया ऑप्टिकल इल्यूजन। मून बीइंग विजिबल एट डाउन, भोर के समय चंद्रमा का दिखाई देना, तो चंद्रमा को दिखाई देने के लिए कोई ऑप्टिकल इल्यूजन की जरूरत नहीं है, बल्कि सामने चंद्रमा है तो दिखाई देता है, तो इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर में, इस लेयर के कारण क्या होता है कि बार बार लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, जिसके कारण ये ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन हो गए। पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, आकाश में ध्रुव तारा जहां है वहीं दिखाई देता है, इसके लिए कोई ऑप्टिकल इल्यूजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों का 3 और 5 जो है ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। अब बाकी सब फेनोमा ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, तो इसमें हम लोगों को देख लेना है कि जिस ऑप्शन में क्या रहे, 1 रहे, 2 रहे और 4 रहे, 1 रहे, 2 रहे और 4 रहे, तो ये ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है, इसलिए 113 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 113 का आंसर क्या हुआ, सी नंबर 1 2 4। अब 114 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि प्रकाश पहले माध्यम से इतना स्पीड से गति कर रहा है जो दूसरे माध्यम में इतना स्पीड से गति करता है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हम लोग को बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, तो ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन अ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर में और नीचे किसी मीडियम में लाइट का स्पीड। तो इसमें हम लोग को रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए क्या होगा कि पहले के संदर्भ में तो 2 इंटू 10⁸ अपॉन 1.25 इंटू 10⁸, तो ये 10⁸ कैंसिल हो गया। अब 2 को डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो ये डेटा हम लोग का आएगा 1.6 इज द राइट आंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे हम लोगों ने निकाल लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, 2.42 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई अपना डायमेंशन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। फिर गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होगी, ऑप्शन ग्लास है, एयर है, वैक्यूम है, तो किसमें सबसे गति न्यूनतम होगी, तो लाइट का स्पीड क्या है, डेंसर मीडियम में कम है, रेयर मीडियम में ज्यादा है। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम है और रेयर में ज्यादा है, या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लाइट की स्पीड कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम है उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग, तो इसमें हवा है, पानी है, वैक्यूम है, तो ग्लास सबसे डेंसर मीडियम है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो इसलिए ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिसे ग्लास कहेंगे। क्लियर। अब देखिए, जैसे ग्लास में सबसे कम स्पीड है, ग्लास में सबसे कम स्पीड है, इससे ज्यादा किस में होगा, तो इससे ज्यादा किस में होगा, वाटर में होगा, उससे ज्यादा किस में होगा, तो वैक्यूम में होगा, और वैक्यूम और एयर में सेम स्पीड रहता है। तो ऐसे सजाने के लिए भी कभी दे तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। फिर हम लोग का अबाउट एवरी 26 मंथ के आसपास हमेशा मार्स एंड अर्थ आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सन, सन के अपोजिट साइड में
कौन? मार्स और अर्थ चले जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि ग्रहों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बाधित हो जाता है। तो इस दिन के लिए क्या कोई वर्ड है? इस दिन के लिए क्या कोई वर्ड है, ऐसा हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसी दिन को हम लोग कहते हैं सोलर कंजक्शन। इसके लिए वर्ड क्या है? सोलर कंजक्शन। यानी सन के अपोजिट डायरेक्शन में मार्स और पृथ्वी चली जाती है, उस दिन इन प्लैनेट के बीच में कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। इसी फेनोमेना को सोलर कंजक्शन के नाम से जानते हैं। वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा विकर्षित होता है। देखिए, चुंबक के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को कहते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक, और एक को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये तीन तरह के पदार्थ हमारे पास हैं, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वैसे मटेरियल होते हैं जिनको चुंबक के पास लाने पे वो चुंबक से बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं, माइनर अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। डायामैग्नेटिक जिसको मैग्नेट के पास ले जाएंगे और मैग्नेट से दूर भागेगा, और फेरोमैग्नेटिक जो चुंबक से अट्रैक्ट होगा। तो आप कह रहे हैं कि वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा विकर्षित हो जाता है, रिपेल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप बताने के इच्छुक हो चुके हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक जिसपे अट्रैक्शन बहुत कम, माइनर होता है। फेरोमैग्नेटिक जिसपे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, और जिसके एग्जाम्पल फेरस, निकेल और कोबाल्ट है, फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल्स। सुपर कंडक्टर जो कि करंट को पास होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, उन्हीं को हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। एक विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है, और इससे करंट कितना पास हो रहा है? तो ये हो रहा है पास 0.5 एम्पियर। तो बोल रहा है कि इसकी पावर कितनी होगी? तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज कितना है? 220, करंट कितना है? 0.5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 110 वाट आएगा। पावर को किस में कंक्लूड करते हैं? वाट में। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 110 वाट। अब देखो 110 वाट भी और वोल्ट भी है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ए नंबर ही होगा। अतिचालक वे पदार्थ होते हैं, सुपर कंडक्टर आर सबस्टांस विच। सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं? जो अभी तो हम लोगों ने बात किया कि सुपर कंडक्टर वैसे मटेरियल्स होते हैं जो करंट के पास होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ऑफर नो रेसिस्टेंस टू फ्लो द करंट, यानी धारा के प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध नहीं रहता, उसी को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर कहते हैं। जो मरकरी को मिनिमम टेम्परेचर पर ले जाते हैं, जब मरकरी को ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो यह सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। ये भी याद रखना है बात। डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, पहले तो ये जानना होगा कि डॉपलर इफेक्ट है क्या। तो डॉपलर ने 1842 ईस्वी में इस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था। तो यह ध्यान रखना है कि डॉपलर ने यह थ्योरी कब दिया? 1842 ईस्वी में डॉपलर ने यह थ्योरी दुनिया के सामने लाई, जो साउंड से भी रिलेटेड होता है और जो रिलेटेड होता है लाइट से भी। साउंड से भी रिलेटेड है और लाइट से भी रिलेटेड है डॉपलर की थ्योरी। तो यह बोल रहा है कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सम्मित होता है, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव सम्मित होता है, फिर प्रकाश में डॉपलर प्रभाव असीमित होता है, असम्मित जिसे सिमेट्रिकल हम लोग कह सकते हैं। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असीमित होता है, ये बताना है हम लोगों को। तो इसमें जो हम लोगों को याद रखना है आंसर कि डॉपलर इफेक्ट जो है लाइट में सिमेट्रिकल है और साउंड में जो है ये असिमेट्रिकल है। तो 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 कहां है? ऑप्शन नंबर बी पर है। तो 120 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब हम लोगों से दिया गया है कि कुछ एक तरफ से एरिया दिए गए हैं और उसके लिए दिया गया है परमिसेबल नॉइज लेवल। अब नॉइज लेवल को भी इसमें हम लोगों को डिफाइन करना है और बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो डेसिबल में हम लोग साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि इसके कारण हम लोग पता ये लगा पाते हैं कि कहां से कितनी ध्वनि आनी चाहिए। तो पहले तो ये याद रखना है कि WHO के अनुसार 45 डेसिबल का साउंड व्यक्ति को अगर संभव हो तो सुने, तो अगर इतना कम डेसिबल का साउंड सुनेगा तो उसकी लाइफ जो होगी वो ज्यादा दिनों तक रहेगी। और अगर 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड हो जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं साउंड पॉल्यूशन। तो WHO के अनुसार 45 डेसिबल की साउंड अगर सुने व्यक्ति तो अपने जीवन का 5 से 10 साल ज्यादा जिंदा रहेगा। और 80 डेसिबल से ज्यादा जो ही साउंड होगा तो उसको हम लोग साउंड पॉल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये साउंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए सड़क के किनारे हरे हरे वृक्ष लगाए जाते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो साउंड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो जिससे साउंड पॉल्यूशन कम होता है। इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन मफलर की उपाधि दी गई है साउंड पॉल्यूशन के लिए।
तब यहां से हम लोगों को मैच कराना है। अब देखिए साइलेंट जोन का सबसे कम होना चाहिए, तो साइलेंट जोन का आपने पढ़ा होगा किताबों में 15 से 20 डेसिबल, लेकिन अब क्वेश्चन से बाहर जाना नहीं है, तो सबसे कम तो साइलेंट जोन का ही होना चाहिए। तो बी का आंसर होना चाहिए 1। तो बी का आंसर अब देखिए 1 है, और ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि बी सबसे कम डेटा वाला यही है। फिर यहां भी है, तो यानी या तो सी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। फिर तब तक आगे हम लोग देख लेते हैं कि रेसिडेंशियल एरिया, तो रेसिडेंशियल एरिया जो है अब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल से कम ही तो होना चाहिए, जहां पे लोग रह रहे हैं रेसिडेंशियल एरिया, तो इससे कम कौन सा है, तो 55 है, यानी ए का आंसर 2, ए का आंसर 2 और बी का आंसर 1, ये दोनों में दिख रहा है, तो इसलिए अभी तक हम लोग आंसर पे नहीं पहुंचे। इंडस्ट्रियल है और कमर्शियल है, तो ये अब हम लोगों को बताना है कि इंडस्ट्रियल में ज्यादा होगा कि कमर्शियल में। तो इंडस्ट्रियल में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहां पे भारी मशीनें रहेगी, तो सी का आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को डी नंबर आंसर मिल गया। क्लियर। आगे देखेंगे, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित होती है, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। अब देखिए ध्वनि की श्रिलनेस को ही हम लोग कहते हैं पिच, जिसे हम लोग कहते हैं तारत्व। तो ध्वनि का जो तारत्व है ये किससे मेजर किया जाता है, तो ध्वनि का तारत्व जो है ये वेवलेंथ से ही मेजर किया जाता है, वेवलेंथ से ही। वेवलेंथ ही तो एम्पलीट्यूड को भी डिफाइन करेगा। क्लियर। तो इसलिए वेवलेंथ ऑफ साउंड से ही हम लोग श्रिलनेस और पिच को मेजर करते हैं। जिस व्यक्ति का या जिस मतलब कोई भी जीव का जिसके साउंड का पिच मिनिमम है, उसकी आवाज जो होगी ना वो मोटा होगी, और जिसका पिच का मान क्या है, ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो साउंड बहुत पतला होगा। तो स्त्रियों और बच्चों के साउंड का पतला होने का कारण क्या है, उनके पिच का मैक्सिमम होना। पुरुषों के आवाज के मोटा होने का कारण क्या है, कि उनके पिच का कम होना। शेर के दहाड़ का पिच क्या होगा, कम होगा। मच्छर के भिनभिनाहट का पिच क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल फोन कॉल करने और प्राप्त करने के लिए कौन से किरण का उपयोग करते हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए रेडियो वेव का यूज करते हैं। सेल फोन चाहे ले जाना हो लाना हो कॉल, उसके लिए रेडियो वेव। क्लियर। इंफ्रारेड क्या करता है, वस्तुओं को गर्म करता है, वस्तुओं को गर्म करता है इंफ्रारेड। गामा रे जो है इसका इलाज जो है हम लोग इलाज में भी यूज करते हैं गामा रे को। गामा रेस की जो पेनेट्रेटिंग पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है, गामा का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, इसके बाद बीटा का, और सबसे कम होता है अल्फा का पेनेट्रेटिंग पावर। 124 नंबर है, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल कौन सा है, गामा किरण है, एक्स किरण है, यूवी है, विजिबल है, इंफ्रारेड है। ठीक है। इसके बाद रेडियो वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा एग्जाम्पल्स नहीं है, तब देखिए एक्स है ही एग्जाम्पल, यूवी है ही एग्जाम्पल, गामा है ही, सुपरसोनिक नहीं है। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक साउंड से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है सुपरसोनिक। ये मैक नंबर में शो करता है, जब मैक नंबर का वैल्यू 1 से 5 के बीच में आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक वर्ड यूज करते हैं। क्लियर। तो इसलिए आंसर क्या हुआ कि सुपरसोनिक तरंगे जो होती है वो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द टोटल अमाउंट ऑफ insolation received at the equator is roughly about 10 times of the received poles। मतलब भूमध्य रेखा पर जो सूर्य ताप प्राप्त होता है वो ध्रुवों के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा होता है। तो जी नहीं, 10 गुना ज्यादा से बहुत हो गया, 10 गुना डिफरेंस का मतलब यहाँ 40 डिग्री तो वहां 400 डिग्री, तो ऐसी बातें नहीं है। बहुत 10 गुना का अंतर नहीं होता, बल्कि उससे कम का अंतर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंफ्रारेड किरणें लगभग 2/3 सूर्य ताप का निर्माण करती है, मतलब जितना सूर्य से रेडिएशन आ रहा है उसमें 2/3 क्या उसमें इंफ्रारेड ही है, नहीं 2/3 से कम होता है। तो ये भी गलत हो गया। इंफ्रारेड वेव आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड वाटर वेपर दैट कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इंफ्रारेड तरंगे जो होती है बड़े पैमाने पर जल वाष्प द्वारा अवशोषित हो जाती है, जो निचले वायुमंडल में केंद्रित होती है। तो बिल्कुल ये सही है। आगे कह रहा है कि इंफ्रारेड तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट तो है ही नहीं इंफ्रारेड। तो इस तरह से सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कंप्लीट किया। फिर हम लोग अगले
सेशन में आएंगे तो आगे वाले क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों को।